गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। तो वो अरे आज हम लोग एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी पर बात करेंगे। एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी यानी कि सक्रियण ऊर्जा और अर्हेनियस इक्वेशन पर बात करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अरे। अगर हम इस एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी की बात करें, सक्रियण ऊर्जा की बात करें, तो आप यूं समझिए कि कोई भी रिएक्टेंट्स डायरेक्टली प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता है। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए, ठीक है, रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल का एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। बोलिएगा सर ये थ्रेशोल्ड एनर्जी या ठीक है दहली ऊर्जा भी थ्रेशोल्ड एनर्जी को कहते हैं, तो आप लोग है ना कहोगे कि सर ये थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, ठीक है। तो वो अरे अगर हम थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात करें तो आप इसको ऐसे समझिए कि फर्ज कीजिए, ग्राफिकली इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए वो अरे ये एक्स एक्सिस ऑरिजिन और ये वाई एक्सिस, हम एक्स एक्सिस पर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ले रहे हैं। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया की प्रगति, अभिक्रिया की प्रगति। ठीक है। और वाई एक्सिस पर एनर्जी ले रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हैं, ठीक है। सिंपली हम एनर्जी लिख रहे हैं, ऊर्जा, ठीक है। अब फर्ज कीजिए कि ये आपका एनर्जी बैरियर है, ठीक है। वो अरे ये एनर्जी बैरियर है। अगर किसी रिएक्टेंट्स, फर्ज कीजिए कि ये रिएक्टेंट्स है और इस रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट बनाने के लिए इस एनर्जी बैरियर को पार करना होगा। और इस एनर्जी बैरियर पर बुआरे जो एनर्जी है उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। हम चलिए इसको ईटी से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ईटी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो बुआरे ये पीक पर जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाएगा। यानी जब तक फर्ज कीजिए कि ये रिएक्टेंट्स है, ठीक है। अब इस रिएक्टेंट्स का एनर्जी अगर इस थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर नहीं होगा या इससे ज्यादा नहीं होगा, तब तक क्या होगा, ये रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा। तो इसको कुछ इस तरह से समझिए, ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा कि ये रिएक्टेंट्स, ये देखिए देखिए ये बुआरे आपका रिएक्टेंट्स का एनर्जी है ये, ठीक है। ये जो एनर्जी आप देख रहे हो ये रिएक्टेंट्स का एनर्जी है। इसको हम ई आर से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ये ए बुआरे रिएक्टेंट है आपका और ये जो है ई आर रिएक्टेंट्स का एनर्जी है, अभिकारक का एनर्जी है। आप गौर कीजिए, अगर ये अभिकारक मॉलिक्यूल इस एनर्जी बैरियर को पार करेगा तो वो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, ठीक है। तो बुआरे रिएक्टेंट का एनर्जी तो केवल इतना है। तो अब सवाल होता है ये रिएक्टेंट इस एनर्जी बैरियर को पार कैसे करेगा, रिएक्टेंट का एनर्जी, ठीक है। आप देख लीजिए ये रिएक्टेंट का एनर्जी है और रिएक्टेंट अभी इस स्थिति में नहीं है कि ये क्या बना सके, प्रोडक्ट बना सके, है ना। ये रिएक्टेंट्स का एनर्जी और अभी इस पोजीशन में नहीं है कि ये एनर्जी बैरियर को पार करके प्रोडक्ट बनाए। आप लोग इसको इस बात से समझिए कि फर्ज करो कि 11 साल की पढ़ाई करने के बाद आप 12th में आए हो, तो आपका कुछ ना कुछ अपना नॉर्मल एनर्जी है, लेकिन अभी आप इस स्थिति में नहीं हो कि 11th एग्जाम को पार कर सको। बात को समझिएगा कि 11 साल की आप पढ़ाई आपने ऑलरेडी करके, ठीक है, कर रखी है, उसके बाद आप 12th में आए और आप अभी इस स्थिति में नहीं हो कि अपने दम पर 12th पास कर सके, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में बुआरे क्या करते हैं कि ये आपका एनर्जी है और आप जो यहां पढ़ाई कर रहे हो, हमसे क्लास ले रहे हो, हम क्या कर रहे हैं बाबू रे, कुछ एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको दे रहे हैं। और जब हम आपको वो एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं
तो ठीक है, आपका एनर्जी क्या हो जाता है, ठीक है, इस एनर्जी बैरियर के पीक पर चला जाता है, यानी कि आपकी ऊर्जा हो जाती है थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर। और अब आप 12th एग्जाम को इजी वे में पार कर सकते हो, पास कर सकते हो। 12th एग्जाम के बैरियर को आप इजी वे में पार कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है ना, कि आपने 11 साल ऑलरेडी पढ़ाई कर रखी है, आपका अपना कुछ ना कुछ तो नॉलेज है, तो फर्ज कीजिए कि ये आपका नॉलेज है, लेकिन इतना नॉलेज नहीं, ठीक है, ये इतना नॉलेज से हम इस 12th वाले एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 12th एग्जाम के लिए इतना नॉलेज चाहिए। तो बाबू रे इतना एनर्जी चाहिए अभी। तो कहने का मतलब है, आप जब मेरे क्लास को ज्वाइन करते हो, हम जब आपको पढ़ाते हैं, तो हम क्या करते हैं बुआरे, इतना एनर्जी आपको देते हैं। और ऐसा करने से क्या होता है कि आपका अपना नॉर्मल एनर्जी और हम जो आपको प्रोवाइड कराए वो एनर्जी दोनों मिल करके क्या हो जाता है कि ये जो पीक पर एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी कि देहली ऊर्जा, उसके बराबर हो जाता है। और उसके बाद क्या करते हो, आप 12th के एग्जाम को पास कर लेते हो। तो बुआरे ये जो एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी है, इसी एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं, जिसको हम लोग लिखते हैं ईए से। बात को समझना बुआरे, इस एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या चीज से लिखते हैं, ईए से। कोई दिक्कत? ईए से बुआरे, ये जो आपका एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ये क्या है, ये देखिए मृत्युंजय जी, ये क्लियर दिख रहा है फॉन्ट, ठीक है। तो ये बुआरे एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी हुआ। तो बुआरे कहने का मतलब है कि रिएक्टेंट अपने नॉर्मल एनर्जी स्टेट में इतना एनर्जी नहीं रखता है कि वो प्रोडक्ट को फॉर्म कर सके, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में रिएक्टेंट को कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है, और उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, हिंदी में कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। यानी कहने का मतलब, अगर आप सिंपली एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी को डिफाइन करो तो कैसे डिफाइन करोगे कि भाई रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक एनर्जी बैरियर पार करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में रिएक्टेंट को दी गई अतिरिक्त ऊर्जा, एक्स्ट्रा, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, जिससे रिएक्टेंट की एनर्जी क्या हो जाती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी देहली ऊर्जा के या तो बराबर हो जाती है या तो उससे अधिक हो जाती है। और उसके बाद वो क्या करता है बुआरे, प्रोडक्ट बना लेता है, रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। और ये जो ऊर्जा की, ठीक है, क्वांटिटी है, वो एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी कहलाती है। और इस एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी को बुआरे हम लोग ईए से रिप्रेजेंट करते हैं। गौर कीजिएगा यहां पर, तो बुआरे यहां पर क्या हो गया, अब यहां पर ये प्रोडक्ट बनाने में, ठीक है, सक्षम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये रिएक्टेंट्स है, ये एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको सप्लाई किया गया। और इसके बाद फिर क्या हो गया कि ये क्या करता है बुआरे, फाइनली अब चूंकि इसका एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो गया, पीक पर आ गया, और अब ये क्या करेगा, फिर अपने एनर्जी को लूज करेगा और यहां पर बुआरे ये प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है, बी। मान लीजिए कि प्रोडक्ट क्या है बुआरे, बी है। तो अब आप यहां पर देखिए कि ये जो एनर्जी है ये बुआरे, ठीक है, ये तो रिएक्टेंट्स का एनर्जी है, और ये क्या है बुआरे, एनर्जी क्या है प्रोडक्ट का, इसको हम ईपी से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो बुआरे, तो जब रिएक्टेंट्स को नॉर्मल एनर्जी स्टेट में कुछ एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दिया गया, तो फिर क्या किया बाबूरे, वो एनर्जी बैरियर को पार करके क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया। और ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया गया, ये बुआरे एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी है। अब बुआरे, आप लोग किसी रिएक्शन में गौर करते होंगे कि किसी रिएक्शन में हीट दे रहे हैं, किसी रिएक्शन को से प्रोडक्ट में, किसी रिएक्शन में हम लोग कर क्या रहे हैं कि हीट की जरूरत क्यों होती है। अगर हम किसी रिएक्शन की बात करें तो देखते हैं किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए हीट की जरूरत होती है। तो हीट की जरूरत क्यों होती है, सिंपल सा बात है, वो हीट क्या करता है, बुआरे वहां पर रिएक्टेंट्स को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ एनर्जी देता है, ठीक है, जिससे रिएक्टेंट का एनर्जी क्या हो जाता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाता है, और फिर वो प्रोडक्ट बनाता है। वो लोग सर फोटोकेमिकल रिएक्शन में तो हीट नहीं करते हैं उसमें, तो बुआरे वहां उस फोटोकेमिकल रिएक्शन में कि अगर हम बात करें तो वहां पर, ठीक है, सनलाइट से, ठीक है, फोटॉन से बुआरे एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी मिलता है। तो कहने का मतलब है रिएक्टेंट्स को
के एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी के, ठीक है, बराबर करने के लिए या उससे ज्यादा करने के लिए ताकि प्रोडक्ट बन सके, ठीक है, वो क्या कहलाता है? एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है। बुआरे इस पीक पर जो कॉम्प्लेक्स बनता है यहां पर एक, ठीक है, जो है ना, ये पीक पर जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी है और यहां पर एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। बुआरे इस स्टेट को हम लोग ट्रांजिशन स्टेट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। तो ये तो क्लियर है बुआरे कि रिएक्टेंट्स अगर प्रोडक्ट में चेंज होगा तो रिएक्टेंट्स को, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वांटिटी या एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होगी और वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी कहलाएगा बुआरे एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। तो चलिए बुआरे इसके डेफिनेशन को एक बार देख लीजिए। एकदम सिंपल सा बात है कि द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड टू द रिएक्टिंग स्पीसीज इन देयर नॉर्मल एनर्जी स्टेट टू मेक देयर एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी कॉल्ड एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, जैसा कि हमने डिस्कस किया। ठीक है, अब हिंदी में देख लीजिए, अभिकारकों को दी जाने वाली ऊर्जा की अतिरिक्त मात्रा जिससे सामान्य अवस्था वाले अभिकारकों की ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर हो जाती है, सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। फिर से आप गौर कीजिए, ये रिएक्टेंट्स है, ये डायरेक्टली प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो सकता है क्योंकि रिएक्टेंट के पास इतनी ऊर्जा नहीं है कि वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में इस रिएक्टेंट को कुछ, देखिए रिएक्टेंट का एनर्जी ये हुआ, अब इसको और कितना एनर्जी चाहिए? इतना एनर्जी चाहिए, तब ये इस एनर्जी बैरियर को पार कर सकेगा। ये देखिए बुआरे एनर्जी बैरियर है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए ये एनर्जी बैरियर है और इस बैरियर के पिक पर जो एनर्जी है उसको हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो बुआरे इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को इतना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, तब इसका एनर्जी इक्वल टू या है ना थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाएगा और फिर ये क्या करेगा? प्रोडक्ट बनाएगा। तो गौर कीजिए बुआरे कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए, यानी रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है तो बुआरे यहां पर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या लगा? ये लगा और वो एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी का नाम दे दिए। ठीक है, एकदम क्लियर है डेफिनेशन ना, कि अभिकारकों को दी जाने वाली ऊर्जा की अतिरिक्त मात्रा जिससे सामान्य अवस्था वाले अभिकारकों की ऊर्जा क्या हो जाती है? देहली ऊर्जा के बराबर हो जाती है, सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, यानी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड टू द रिएक्टिंग स्पीसीज इन देयर नॉर्मल एनर्जी स्टेट टू मेक देयर एनर्जी इक्वल टू, ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी कॉल्ड एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा इसमें दो लाइन हम और भी ऐड कर देते हैं। तो बुआरे अगर यहां पर आपसे पूछा जाए कि थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी कि देहली ऊर्जा है ना, इक्वल टू क्या होगा? तो वो अरे ये नॉर्मल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स ER, ठीक है, अब प्लस ये एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये अगर दोनों को सम कर देते हैं तो देहली ऊर्जा हो जाता है। देखिए ER क्या है बुआरे? यहां पर ER क्या है आपका? ER क्या है? अभिकारकों की सामान्य ऊर्जा। ER क्या है बुआरे? अभिकारकों की सामान्य ऊर्जा। ठीक है, यानी कि नॉर्मल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। और ये क्या है बुआरे? जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दी है, तो इस ER और EA को सम किए तो वो किसके बराबर हो गया? थ्रेशोल्ड एनर्जी ET के बराबर हो गया। ठीक है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है बुआरे? ET। तो इसलिए अगर आपसे पूछ, यहां पर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी इक्वल टू, ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसको हम लोग क्या चीज से लिखते हैं? ET से। ये ET पीक पर एनर्जी है और माइनस क्या हो जाएगा बुआरे? बोलिए, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस नॉर्मल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, अभिकारक की सामान्य ऊर्जा, सामान्य ऊर्जा। ये देखिए बुआरे, तो एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी क्या होगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, माइनस, यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी और नॉर्मल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स का जो डिफरेंस है, ठीक है, उस टर्म में भी हम लोग एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए बुआरे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर आगे बढ़ेंगे।
ये आप प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और एनर्जी देख रहे हो। आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक और हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। सीधा कर लेते हैं। एक्स एक्सिस ऑरिजिन और ये वाई एक्सिस। तो वो अरे यहां पर भी हम प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ले रहे हैं, अभिक्रिया की प्रगति, और यहां पर फिर उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हैं, ऊर्जा। अब बुआरे आपका ये रिएक्टेंट है ए, ठीक है, ये आपका एनर्जी बैरियर है, ठीक है। ये जो एनर्जी आप देख रहे हैं ये रिएक्टेंट्स का एनर्जी है, ठीक है। अब ये रिएक्टेंट्स एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी को लिया और एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी को लेने के बाद, ठीक है, ये पिक है बुआरे, और पिक पर एनर्जी तो हम जान ही रहे हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है। एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी लेने के बाद ये एक्टिवेट होकर के प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। ये पिक पर एनर्जी हो गया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया। अब बुआरे यहां पर आप देख रहे हो कि प्रोडक्ट यहां बना है। ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रोडक्ट हमारा, ठीक है, ये ए जो है, ठीक है, यहां पर बी प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां प्रोडक्ट मिल जाए आपको। तो ऐसे कंडीशन में आपका प्रोडक्ट का एनर्जी क्या होगा, आप देख लीजिए। प्रोडक्ट का एनर्जी हो जाएगा ये, आप देखिए ये रिएक्टेंट का एनर्जी है और यहां देखिए प्रोडक्ट का एनर्जी यहां पर ज्यादा है। ये रिएक्टेंट का एनर्जी और यहां पर देखिए प्रोडक्ट का एनर्जी कम है। ये दो सिचुएशन हो सकता है, ग्राफिकली आप देखिए, ठीक है। और ये पीक पर तो बुआरे हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो ये रिएक्टेंट हम ए लेकर के चले, सिंपली एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन दिए हुए आ रहे, और इससे हमारा प्रोडक्ट बी बना है, ठीक है। तो सिंपल सा रिएक्शन है अभी हमारा, आप इस तरह से समझिए कि हमारा रिएक्शन कुछ ऐसा है, ए से बी बन रहा है। ये बुआरे हमारा रिएक्टेंट्स है और ये क्या है बुआरे, हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। ये हमारा है ना प्रोडक्ट है। तो ये रिएक्टेंट क्या हो रहा है बुआरे, प्रोडक्ट में चेंज कर रहा है, ठीक है, ए बी में। तो एक स्थिति बन के आया कि प्रोडक्ट यहां बन जा रहा है, दूसरी स्थिति में प्रोडक्ट इस पोजीशन पर बन रहा है। तो बुआरे यहां पर इसका क्या मतलब है। तो चलिए इस चीज के लिए हम सबसे पहले आपको एक चीज बताना चाहेंगे। सबसे पहले बुआरे आप लोग 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े थे, डेल्टा एच, ठीक है। एंथैल्पी में जो चेंज होता है वो कैसे निकालते हैं, HP माइनस HR से। HP क्या है बुआरे, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। एंथैल्पी कुछ नहीं, सिंपली हीट कंटेंट है, ठीक है। इस एंथैल्पी का मतलब क्या हुआ बुआरे, सिंपल हीट कंटेंट, ऊष्मा की मात्रा, ठीक है। तो बुआरे यहां पर ये HP क्या है, ये HP क्या है बुआरे, एंथैल्पी किसका, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। और ये HR क्या है, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। कोई दिक्कत। तो प्रोडक्ट के एंथैल्पी में अगर हम रिएक्टेंट के एंथैल्पी को, ठीक है, माइनस करेंगे तो डेल्टा H निकलेगा बुआरे। अब एक चीज आप लोग जान रहे हो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए,
अगर हम बात करें, ठीक है, यहां पर दूसरा बात 11th क्लास में आप जान ही रहे हो, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब कि उष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच का जो वैल्यू होगा बुआरे, वो होगा पॉजिटिव। 11th क्लास में आप देखिए, एक बात और यहां पर याद रखो, कि फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए उष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच क्या होगा बुआरे? डेल्टा एच क्या होगा? निगेटिव होगा। आप ये बात को भी याद रखिए। अब गौर कीजिए, ठीक है, हम यहां पर केस 1 लिख रहे हैं, ठीक है, और ये केस 2 लिख रहे हैं। अब बताइए बाबू रे, इस सिचुएशन में किसका एनर्जी ज्यादा है? रिएक्टेंट्स का एनर्जी ये हुआ और प्रोडक्ट का एनर्जी ये हुआ। तो अब बताइए, ठीक है, कि यहां पर क्या है बुआरे? प्रोडक्ट का एनर्जी क्या है? रिएक्टेंट के एनर्जी का क्या है? से बड़ा ज्यादा है। ईपी इज ग्रेटर देन क्या है? ईआर है। तो अब बताइए कि यहां पर जो डेल्टा एच का वैल्यू, चूंकि ठीक है, डेल्टा एच क्या है या डेल्टा ई क्या है? प्रोडक्ट के एनर्जी में हम रिएक्टेंट के एनर्जी को घटाएंगे तो बुआरे ये प्रोडक्ट का वैल्यू, एनर्जी का वैल्यू ज्यादा है और रिएक्टेंट का कम है, तो डेल्टा एच का वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगा बुआरे? बताइए, प्रोडक्ट का वैल्यू एनर्जी का और ये रिएक्टेंट का, तो डेल्टा क्या होगा? एच बोलिए, यहां पर डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव। डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और डेल्टा एच का वैल्यू तो आपका पॉजिटिव किसके लिए होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। तो बुआरे ये जो आप ग्राफ देख रहे हो एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी का, ये कौन किसके लिए हो गया बुआरे? केस 1 बताइए। 4 बोलिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि ये जो ग्राफ आप देख रहे हो ये उष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए है। देखिए, बोर्ड एग्जाम के लिए इतना जरूरी नहीं है, लेकिन आगे आप जब नीट और जेई का प्रिपरेशन करोगे तो ये सारा नॉलेज बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस पर से क्वेश्चन रहता है, सवाल रहता है बुआरे। तो ये उष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए बुआरे, ये आपका ग्राफ हो गया, यानी प्रोडक्ट इसमें यहां बन जाएगा, ठीक है। बात को समझिए। अब इस केस को गौर कीजिए, यहां पर आप क्या देख रहे हैं? प्रोडक्ट का एनर्जी कम है और रिएक्टेंट का ज्यादा है, तो यहां पर क्या है बुआरे? बताइए, बोलिए। ठीक है, प्रोडक्ट का एनर्जी क्या है? लेस देन है रिएक्टेंट का एनर्जी, इसलिए डेल्टा एच क्या होगा बुआरे? बोलिए यहां पर, ठीक है। प्रोडक्ट के एनर्जी में अगर रिएक्टेंट का एनर्जी घटाएंगे तो वैल्यू क्या होगा बुआरे? नेगेटिव आएगा। तो अब बताइए, ये केस 2 हमारा किसके लिए है? ये 4 बोलिए। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए है, कोई दिक्कत? ये किसके लिए है बुआरे? उष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए। किसके लिए है? यहां तक बात समझ में आया? एक चीज और है ना, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। ये देखिए, रिएक्टेंट है, अब इस पोजीशन में नहीं है कि ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, तो इसके लिए इसको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दिए, और फिर ये पीक पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया ट्रांजिशन स्टेट में, और फिर एनर्जी रिलीज करके प्रोडक्ट बनाया। तो बोलिएगा सर, ये एनर्जी रिलीज करने की बात क्यों हो रही है? तो बुआरे, जब रिएक्टेंट से एनर्जी लिया, तो जब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाना था तो वहां पर बॉन्ड को तोड़ना था। देखिए, किसी रिएक्शन में क्या होता है, एक तो बॉन्ड टूटेगा और दूसरा बॉन्ड बनेगा। तो बाबू ने जब बॉन्ड को तोड़ना था तो हमको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी लिए। नहीं समझ में आया बात? बॉन्ड को तोड़ना था तो हम क्या किए? एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी लिए, ठीक है, हाँ या ना? इसके बाद एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर गया।
अब फिर जब ये प्रोडक्ट बनाया तो चूंकि अब बॉन्ड बनेगा, और जब बॉन्ड बनेगा, ठीक है, तो वहां पर एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। तो बुआरे इसके बाद जब प्रोडक्ट बना तो यहां पर क्या कर दिया, एनर्जी को रिलीज कर दिया। बात समझ में आ रहा है बाबू? एकदम ध्यान से देखिएगा इस बात को, एक एक पॉइंट को सोचने वाली बात है। ध्यान से आप समझिए कि जब रिएक्टेंट्स है ये और ये पिक है, पिक पर जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के है ना इक्वल होगा। अगर इस रिएक्टेंट्स का एनर्जी तो प्रोडक्ट बनाएगा। तो एनर्जी है ना, रिएक्टेंट्स को एक क्वांटिटी ऑफ एनर्जी सप्लाई किया जाता है, जिससे एनर्जी क्या हो जाता है, रिएक्टेंट्स का पिक पर चला जाता है। तो बुआरे ये एनर्जी का जरूरत क्यों पड़ता है? क्योंकि रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट बनाने के लिए यहां पर बॉन्ड को तोड़ना होगा, तो ये एनर्जी लगा। लेकिन जब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना दिया तो फिर क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो जब प्रोडक्ट बना तो चूंकि अब नया बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी क्या कर दिया, वो उस कंडीशन में रिलीज कर दिया। तो इसलिए हम कह रहे हैं बुआरे कि रिएक्टेंट्स एनर्जी लेकर के एक्टिवेट हो गया और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना दिया पिक पर, और फिर एनर्जी रिलीज करके प्रोडक्ट बना दिया। तो बुआरे ये जो आप ग्राफ देख रहे हो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए है, सॉरी ये एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, क्योंकि डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव। ये 11th क्लास में हम लोग ये ऑलरेडी कर चुके हैं। और ये जो देख रहे हो आप बुआरे, ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए एकदम सिंपल सा है कि डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज, प्रोडक्ट के एंथैल्पी में रिएक्टेंट के एंथैल्पी आपको आप घटाइए, ठीक है। उत्पाद के एंथैल्पी में अगर अभिकारक के एंथैल्पी को घटाते हैं तो एंथैल्पी चेंज निकलता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए उष्माशोषी अभिक्रिया के डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। और उष्माशोषी के लिए क्या होगा, एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो बुआरे यहां पर आप देख रहे हो कि रिएक्टेंट का एनर्जी क्या है, कम है, और प्रोडक्ट का एनर्जी क्या है, ज्यादा है। तो यहां पर डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये ग्राफ किसके लिए है, एंडोथर्मिक के लिए, उष्माशोषी अभिक्रिया के लिए है। और यहां पर आप देख रहे हो कि प्रोडक्ट का एनर्जी कम है, रिएक्टेंट का ज्यादा है, तो डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा बुआरे, नेगेटिव होगा। तो ये ग्राफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। तो बुआरे ये जो आप ग्राफ देख रहे हो, ये तो चलिए रिएक्टेंट ए से बी बना, प्रोडक्ट बना, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। लेकिन अगर आप कहोगे सर कि अगर रिएक्शन रिवर्सिबल हो तो वैसे कंडीशन में, तो चलिए उस पर भी हम लोग डिस्कशन कर ही लेते हैं, और इस लेक्चर में हम लोग आगे उसको भी समझ लेते हैं। ये सारा चीज बुआरे नीट जेईई एग्जामिनेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपको अगर बोर्ड एग्जाम में जरूरत है तो शुरू में डेफिनेशन आप कर लिए ना, वो काफी है। और वो है ना सिंपल सा एक ग्राफ कि भाई किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्टेंट्स को क्या करना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है, जिससे रिएक्टेंट्स का एनर्जी क्या हो जाता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी से बराबर हो जाता है या उससे ज्यादा हो जाता है, और फिर वो प्रोडक्ट बनाता है, वो एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। इतना बात लिखो ना, काम हो जाएगा, ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो चलिए सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बुआरे अब हम लोग थोड़ा सा रिवर्सेबल रिएक्शन के लिए देख लेते हैं। तो बुआरे 11th क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें तो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है कि भाई वैसा रिएक्शन, ठीक है, जो क्या होता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों है ना डायरेक्शन में प्रोसीड करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि वैसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में अगर कोई रिएक्शन प्रोसीड करे तो वो क्या है बाबू रे, रिवर्सिबल रिएक्शन। इसको ऐसे समझिए ना आप सिंपली कि फर्ज कीजिए कि रिएक्टेंट्स ए है और इस ये क्या हो गया, ठीक है, प्रोडक्ट बी में चेंज हुआ, फिर ये बी क्या हो जाए, अगर ए में चेंज हो जाए, यानी ए से बी बना और बी से फिर क्या बना, ए बना, तो ये कौन सा है बबुआरे, ठीक है, ये आपका एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। तो चलिए इस कंडीशन के लिए हम लोग, ठीक है, ग्राफ को थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो बाबूरे ग्राफ तो ऐसा ही रहेगा। अब देखिए अभी यहां पर गौर कीजिए, ये एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी ए से बी में चेंज होना है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए ले रहे हैं, ए से बी में चेंज होना है। तो अब आप बताइए कि इतना एनर्जी चाहिए, तो ये तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, ये जो ये देख रहे हैं ये किसके लिए हुआ, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी किसके लिए हुआ, बोलिए, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी किसके लिए हुआ, बोलिए, एफ लिख दे रहे हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, ठीक है। ये एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी किसके लिए हुआ, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। अब आप एक चीज गौर कीजिए, अगर अब B को A में चेंज होना है तो आप बताइए, देखिए A को अगर B में चेंज होना होगा तो इतना एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो ये एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ। अगर अब B को A में चेंज होना होगा तो अब बताइए एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी क्या होगा, इतना एनर्जी तो इसके पास ऑलरेडी है, अब इसको कितना एनर्जी चाहिए बताइए,
अब तो केवल इसको इतना ही एनर्जी चाहिए ना, हाँ या ना, बोलिए चाहिए कि नहीं? तो बुआरे अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, ठीक, एंडोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन में जाएं तो ऐसे कंडीशन में हमारा, ठीक है, यहां पर क्या होगा बुआरे, ठीक है, यहां पर क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए इज ग्रेटर देन एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, ठीक, यानी कहने का मतलब है हमारा कि ई ए ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी फॉर, बोलिए, बैकवर्ड रिएक्शन। नहीं समझे बात? यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो आप सिंपल सा समझिए ना कि ए को बी में है ना चेंज होना है, तो अभी आपको कितना है, ए का एनर्जी इतना है, पीक पर चाहिए तो इतना एनर्जी चाहिए। लेकिन अगर बी को ए में चेंज होना होगा बैकवर्ड, अगर बी को ए में चेंज होना होगा तो अब कितना एनर्जी चाहिए एक्स्ट्रा, तो ये बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हुआ। तो यहां पर एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। कोई दिक्कत? अब देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए बात कीजिए, तो बाबू ये रिएक्टेंट्स है, ठीक है, ए को बी में चेंज होना है, तो बुआरे ये जो एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी देख रहे हो आप, इस किसके लिए है ये बताइए, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। अब यहां पर अगर हमको अब हमको बी को ए में चेंज करना होगा, तो बुआरे यहां पर बी का एनर्जी कितना है, इतना है, इसको एनर्जी कितना और चाहिए एक्स्ट्रा, यानी बाबूरे ये देखिए, ये एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी किसका है, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। तो बुआरे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में क्या होगा बताइए, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज लेस देन एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी फॉर, तो बुआरे रिवर्सिबल, ठीक है, रिएक्शन के लिए ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ये हमने एक, ठीक है, एग्जाम्पल लिया, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन का। एक्चुअली ये हाइपोथेटिकल रिएक्शन है। चलिए फॉर्मेशन ऑफ HI पर भी अभी थोड़ा सा बात कर लेंगे तो कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है बुआरे? फिर से आप देख लो कि ये रिएक्टेंट का एनर्जी है, अब ए को बी में चेंज होना होगा तो कितना एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, इतना, तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन अगर बी को ए में चेंज होना होगा तो इतना एनर्जी चाहिए, तो ये बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन का जो एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, ग्रेटर देन है बैकवर्ड, है ना, बैकवर्ड रिएक्शन के एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी से। अब यहां देखिए रिएक्टेंट का एनर्जी, कोई दिक्कत? अब इसको कितना एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, इतना, ए से बी बनने के लिए, तो बुआरे ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हुआ। अब देखिए ये बी बना, अब बी को ए में अगर कन्वर्ट होना होगा तो इसको कितना, इतना एनर्जी चाहिए, तो बुआरे तो यहां पर देख रहे हो ये एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी किसके लिए हुआ, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। कोई दिक्कत? तो ये बैकवर्ड रिएक्शन का जो एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी है वो ज्यादा है फॉरवर्ड से, यानी एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज लेस देन एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहां पर लिख देते हैं बुआरे, चलिए, तो यहां पर ये अगर EAF की बात करें तो ये क्या है, बोलिए, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी किसके लिए, फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब अग्रगामी अभिक्रिया के लिए, बोलिए, सक्रियण ऊर्जा। और बाबूरे ये क्या है, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी फॉर, बोलिए, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी फॉर, बोलिए, बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब पश्चगामी अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा। और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, सक्रियण ऊर्जा, ठीक है।
तो चलिए बुआरे, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, एकदम पूरा हमने सारा इस बोर्ड पर सब कुछ लिख दिया है। इसका केवल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट कॉपी में उतार लीजिए। लेक्चर को अगर हम समराइज कर लें तो एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी हम उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। तो फिर से एक बार हम रिपीट करना चाहेंगे बुआरे, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी क्या है? रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है, एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एनर्जी क्या है बुआरे? एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। पहला बात। दूसरा बात, रिएक्टेंट को जब एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी दिया जाता है तो इसका एनर्जी क्या हो जाता है? ठीक है, जो होता है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाता है। यानी जो ग्राफ था, ग्राफ का जो पीक था बुआरे, थ्रेशोल्ड एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और जब तक रिएक्टेंट का एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा या उसके बराबर नहीं होगा तब तक प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। तो सिंपल सा बात है कि रिएक्टेंट को जब एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है? ठीक है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाता है, क्योंकि वहां पर उसका एनर्जी क्या हो जाता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाता है, और फिर क्या करता है? एनर्जी रिलीज करके प्रोडक्ट बनाता है। फाइनली अगर हम इसको लिखें तो इसको आप इस तरह से समझिए कि फर्ज कीजिए, ठीक है, सबसे पहला काम हमने क्या किया बुआरे? रिएक्टेंट्स में को एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी दिया, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया, और इस रिएक्टेंट्स को एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देने के बाद क्या किया बुआरे? इसका एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो गया, और क्या बनाया? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। यानी यहां पर इस स्टेट को हम लोग ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं। कोई दिक्कत? तो रिएक्टेंट्स को जब एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी दिया जाता है तो ये क्या बनाता है बुआरे? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और फिर यहां पर ये क्या करता है? ये पिक पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया बाबूरे, और फिर क्या किया? एनर्जी को रिलीज किया, और फिर ये फाइनली क्या चीज में चेंज हो गया बुआरे? प्रोडक्ट्स में। कोई दिक्कत? ठीक है, इन जनरल ऐसा होता है। तो यहां पर बुआरे दिमाग में बात आया कि जब आप रिएक्टेंट को, ठीक है, एक्टिवेट करने के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हो तो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, और ये स्टेट क्या होगा बुआरे? ट्रांजिशन स्टेट होगा। फिर क्या करेगा? इस ट्रांजिशन स्टेट में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? एनर्जी लूज करेगा, और फिर क्या बना देगा? प्रोडक्ट बना देगा। यहां तक कोई दिक्कत? तो चलिए एक हम लोग फॉर्मेशन ऑफ HI को देख लेते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ HI, ठीक है, आप इसको सिंपली ऐसे समझिए। हाइड्रोजन और आयोडीन के कॉम्बिनेशन से सबको पता है बुआरे, सभी बच्चे को पता है, आप जान रहे हो, ठीक है। ये हाइड्रोजन और आयोडीन के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है बुआरे? HI। तो अभी जैसा अभी हमने कॉन्सेप्ट एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी का दिया, आपके मन में चल रहा होगा कि अब तो सर ये डायरेक्टली ये हाइड्रोजन और आयोडीन ये आपका क्या है बुआरे? यहां पर रिएक्टेंट्स है। तो अभी ये रिएक्टेंट्स को क्या चाहिए? एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ एनर्जी चाहिए। तो वो अरे चलिए फर्ज कीजिए हमने इसको एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दिया, और उस एनर्जी का नाम हमने क्या दिया? एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। तो जैसे ये रिएक्टेंट्स क्या करेगा? इस एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ एनर्जी को लेगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा, और क्या बनाएगा बुआरे? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये बुआरे आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। ये ग्राफ के पीक पर बना जहां पर एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है, और ये क्या है बुआरे? ट्रांजिशन स्टेट है। कोई दिक्कत? ये क्या है? ट्रांजिशन स्टेट है। कोई दिक्कत? अब देखो बुआरे, अब क्या करेगा ये बताइए? ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लिया, अब क्या करेगा? प्रोडक्ट फॉर्म करना है, तो ऐसे कंडीशन में ये क्या करेगा बुआरे? एनर्जी को क्या करेगा? रिलीज करेगा। एनर्जी को क्या करेगा? रिलीज करेगा। ठीक है, और क्या बना देगा बाबूरे? देख लीजिए, फिर ये क्या हो गया? 2 मॉलिक्यूल HI बना दिया। ये बुआरे आपका प्रोडक्ट है। कोई दिक्कत? हाँ है ना? क्लियर ना? तो चलिए बुआरे, ठीक है, यहां से देखिए HI और HI 2 मॉलिक्यूल HI फॉर्म कर गया, और ये हमारा प्रोडक्ट बन गया।
तो बुआरे ये हमारा एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी पर कंप्लीट लेक्चर हुआ बुआरे। इस लेक्चर में हम लोगों को अर्हेनियस इक्वेशन पर भी बात करना था, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी के लिए अर्हेनियस का इक्वेशन, लेकिन लेक्चर काफी लेंदी हो जाएगा बुआरे, ठीक है, काफी लंबा हो चुका है ये लेक्चर एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी पर, तो संभव नहीं है कि इस लेक्चर में एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी अर्हेनियस इक्वेशन को है ना डिस्कस किया जा सके, ठीक है। तो इसलिए बुआरे आप हमारे साथ बने रहिए, अपने अगले लेक्चर में हम लोग अर्हेनियस इक्वेशन पर बात करेंगे फॉर एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो चलिए बुआरे मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो आप लाइक करते हो ना और सब्सक्राइब करते हो ना, ये ताकत देता है और ज़्यादा बेहतर काम करने का।